हेलो दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरे लोगों को भी उनका अनुकरण करने की प्रेरणा देंगे तथा हमारे और अधिक देशवासी बच्चों और विकलांगों की सहायता के लिए आएंगे। बच्चों तथा विकलांगों और अपंगों के पालन पोषण की जिम्मेवारी वास्तव में खुद माँ बाप के कंधों पर होती है, परंतु कभी कभी और कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बाप अपने फर्ज को नहीं समझते और अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं। तो ऐसा गलत काम करने वालों को सजा देने का कोई कानून नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि हमें समाज में ऐसी नैतिक शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे माँ बाप अपने बच्चों के प्रति उचित व्यवहार करे। अगर माँ बाप ही अपने कर्तव्य की पालना करना छोड़ देंगे तो बच्चों को माता पिता का प्यार कहाँ से मिलेगा। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की कोशिशों का महत्व तो माता पिता के कर्तव्य के बाद आता है और केवल बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के प्रयत्नों में माता पिता की सहायता मात्र होता है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नई लगन के साथ बच्चों और विकलांगों के कल्याण के काम में लग जाए। मैं समाज कल्याण मंत्री को मुझे इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्राय कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के बिना हर चीज़ बेकार है। जब तक लोगों के स्वास्थ्य के दर्ज में सुधार न हो तब तक सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता और न ही आत्मिक विकास की संभव है। इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए। इनमें पीने का शुद्ध जल, सफाई, पौष्टिक आहार और मकान की सुविधाएं मुहैया कराना भी शामिल है। कुछ एक मुख्य क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार ने संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम को भी अपनाया है। चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में खास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनेक केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस जैसे संस्थान लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों की बहुत मदद कर सकते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं तपेदिक के प्रश्न पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह माना जाता है कि हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग तपेदिक से पीड़ित हैं। सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम में इस बीमारी को शामिल किया है और वह इस पर काबू पाने के लिए कई उपाय कर रही है, क्योंकि यह बीमारी दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसे बीमारियों के अधिक नज़दीक है। इसलिए इस प्रतिष्ठान को तपेदिक पर काबू पाने और इसे ख़त्म करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमारत तैयार हो जाने पर यह
प्रतिष्ठान ज़रूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर सकेगा और उन लोगों की सेवा कर सकेगा जो यहाँ सहायता और राहत के लिए आएंगे। पैरा महोदय, आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सीमा पर हाल में हुई घटनाओं की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निसंदेह यह आशंका सही लगती है। यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर विचार करना है। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा। इसका सही मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई है उतनी और कहीं नहीं हुई है। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। यही इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है क्योंकि उन्हीं दोनों के पास काफ़ी परमाणु बम है। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच कैसे की जाए? पैरा साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है भारत पर हमला करना चाहे तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत कम सुरक्षित हो सकते हैं कि एटम बम के इस खतरे का सामना हम अन्य बातों से कर सके क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति ताकत और एकता है जो देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो उसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने प्राय कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंततः आपकी फौज या फौजी हथियारों का महत्व नहीं है बल्कि लोगों की एकता की भावना का हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवित रहने की भावना का महत्व है। यदि मुझे भारत पर भरोसा है तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और हिम्मत पर है। यदि यही कमज़ोर है तो फिर चाहे कितने ही टैंक या हवाई जहाज़ झोंक दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हरेक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हरेक हथियार पुराना लगेगा। इस नज़र से देखने पर संसार के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह पिछड़ गए हैं और फिलहाल हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है। सुरक्षा के लिए किसी मुल्क की ताकत किस चीज़ में होती है? हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में सोचता है। स्टॉप।